नमस्कार। मैं जंजवार के लिए पीयूष पंत। आज जो हम बातचीत करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है, मैं तो कहूँगा, क्योंकि लगातार आप देखिए जिस तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जो है कि अपमानित किया जा रहा। लगातार हमने पहले देखा कि हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई, वहाँ पे इस तरह की तमाम बात, वहाँ पे तमाम बातें कही गई। और उसके बाद हमने देखा कि आप देखिए छत्तीसगढ़ के रायपुर में जिस तरह से जो है कि जहर उगला गया वहां पे, उसकी, और जो एकदम से जो है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए क्या क्या नहीं कहा गया। वहां पे जो भी गेरुआ वस्त्र में जो थे साधु संत, मैं उनको बहुत, साधु संत तो नहीं कहूंगा क्योंकि संतों की भाषा ये नहीं होती है, लेकिन वहां इस तरह के अपशब्द बोले गए और बहुत ही ऐसे शब्द बोले गए जो जो शर्मसार करने के लिए काफी थे, जिसमें सारे देशवासियों को कहीं ना कहीं जो एक जो है शर्मसार किया उसको लेके। लेकिन सरकार की तरफ से आप देखिए कि जो है कि कोई भी इस तरह का कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, कोई इस तरह का रिएक्शन नहीं आया, कोई इस तरह की भर्त्सना नहीं आई जिसपे ये कंडम किया गया इस तरह की बात करना। क्योंकि राष्ट्रपिता, और ये राष्ट्रपिता को बदनाम करने का या उनके खिलाफ अपशब्द कहने का सिलसिला आज से नहीं, जो है कि ये बहुत समय से चल रहा है। आपको याद होगा कि जब साध्वी प्रज्ञा ने 2019 में संभवतः जो है ये बात उठाई थी और गोडसे को जो है एक बहुत देशभक्ति कहा था, उस समय हंगामा भी मचा था संसद में उसको लेके, और एक बिल भी लाया गया था, प्राइवेट बिल भी, जिसमें ये था कि इस तरह की गांधी जी का अपमान करने के लिए सजा का प्रावधान भी रखा गया था। लेकिन वो कानून नहीं बन पाया फिर। लेकिन इस तरह के होती रहती है। तो अब सवाल यही कि क्या ये महात्मा गांधी को अपमानित करके और नाथूराम गोडसे को जो है एक महात्मा बनाने की जो कोशिश हो रही है कुछ लोगों के द्वारा, क्या वो सही है और क्या वो इस देश के लिए अच्छी बात है और क्या कितनी खतरनाक हो सकती है, इन सब में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जो है गौहर रजा साहब है। गौहर रजा साहब बहुत ही जाने माने जो है वैज्ञानिक है। वो जनता के वैज्ञानिक है मैं तो कहूँगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से विज्ञान को जन जन तक पहुँचाया है वो एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा वो एक मशहूर शायर है, उसके अलावा वो सोशल एक्टिविस्ट है, और जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर भी हैं। तो वो बहुत कुछ है, वो सब कुछ जानते हैं। और जो है इंडिपेंडेंस जो है उसके पहले का इतिहास की जानकारी भी उन्हें बहुत ज्यादा है। उन्होंने एक फिल्म भी इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाई है उन्होंने, जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसका नाम था शायद, के ऊपर थी वो, नाम शायद कुछ और था, लेकिन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। तो लाजमी है कि पूरी जानकारी वो रखते हैं किस तरह से जो एक स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी और गांधी जी की उसमें क्या भूमिका थी। तो आज गौहर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है जंजवार के इस कार्यक्रम में। गौहर साहब, मैं आपसे यही शुरुआत बातचीत की करना चाहूंगा कि ये जो एक देखिए लगातार जिस तरह से मैंने अभी कहा कि धर्म संसद हुई हैं जो हरिद्वार में और फिर भी रायपुर में, और जिस तरह से हमारे जो महात्मा गांधी हैं जिनको जिनको हम सम्मान करते हैं, जिनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमें आज़ादी दिलाने में, और जिनके हम ही नहीं पूरी दुनिया शांति दूत मानती है, हिंसा का पुजारी मानती है उनको और उनको सम्मान देती है, हमारे ही देश में जो है उनका अपमान किया जा रहा है, और वो भी उन धार्मिक गुरुओं द्वारा जिनकी भी हम जो है एक सम्मान करते रहे हमेशा से जो है। तो और उसके अलावा देखिए कि जो है, और नाथूराम गोडसे को गांधी के एक समकक्ष खड़ा करने की कोशिश हो रही है, उनको एक जो है महात्मा, एक जो हत्यारा जिसको कहा जाना जाता है हत्यारे के रूप में, उसको एक महात्मा का स्टेटस देने की कोशिश हो रही है। तो ये इस तरह की टेंडेंसी जो अब पैदा हम देख रहे हैं लगातार हो रही है, तो इसके पीछे कारण क्या है? पीयूष, आप और मैं आज जो बात कर रहे हैं वो उस पार्टी के बारे में असल में बात कर रहे हैं, उस संस्था के बारे में बात कर रहे हैं जिसको ना सिर्फ ये दावा है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और मैं आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी वगैरह वगैरह जितने भी इनके शाखे हैं उन सबको आरएसएस ही मानता हूं। तो हम उस सरकार की, उस पार्टी की बात कर रहे हैं जिस पार्टी का ये दावा है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन साथ ही वो दुनिया की अकेली पार्टी है
जिसने एक टेररिस्ट को या टेररिस्ट आरोपी को जो जेल में रहा हो, जो जेल में रही हो, उसको न सिर्फ ये कि टिकट दिया बल्कि उसको संसद तक पहुंचाया। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें टेररिज्म बहुत पनपा है और उन पे इल्जाम भी लगा है कि वहां की सरकारें टेररिस्टों को पनाह देती, लेकिन किसी भी सरकार के ऊपर ये इल्जाम कभी नहीं हुआ दुनिया भर में कि वो एक टेररिस्ट आरोपी को न सिर्फ दे टिकट बल्कि उसको जिता करके पार्लियामेंट तक ले आए। ये देखिए, इसमें यहाँ मैं आपको मैं समझता हूँ सबसे बड़ी गौहर साहब, देश की। एक मिनट आपको टोकना चाहूंगा कि ये मेरे ख्याल से आप जो है साध्वी प्रज्ञा के बारे में कह रहे हैं। ये मैं बिल्कुल साध्वी प्रज्ञा के बारे में, लेकिन वहीं पे जिनके बारे में आज खबर छपी। जी हाँ जी, और वही पार्टी जिसकी बात आप कर रहे हैं उसका ये मानना है कि वो तो आतंकवादी है नहीं, हमने वो किया नहीं, जो है जो मालेगांव की घटना थी वो हमने की नहीं। और अभी देखिए, आज कल के ये खबर थी कि जो इंद्रेश कुमार का जो स्टेटमेंट देते हुए कहा कि जो विटनेस थे वो ये मानते हैं कि ये तो यूपीए सरकार द्वारा झूठे आरोप लगाए गए थे फंसाने के लिए। जरूर हो सकता है झूठा है, और इतने दिन तक वो भी झूठी चल सकती है, इंक्वायरी भी झूठी चल सकती है, और एक आदमी चीफ मिनिस्टर भी हो सकता है जिसके ऊपर इल्जाम लगा था। उस आदमी ने, जिस आदमी ने बयान दिया है, वो उसको कोर्ट ने भगोड़ा ही माना है, अपने बयान से मुकरने वाला माना है कोर्ट ने अभी तक। ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने उसका बयान ये वाला मान लिया हो और वो वाला बयान रद्द हो गया हो, उसको मुकरने वाला माना गया है। बहरहाल वो अलग बात है, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर जिसके ऊपर आरोप लगाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो थे, मान लेता हूं नहीं थे, वहां पे किसी और ने बॉम्ब ब्लास्ट किया था, आज तक हम पकड़ नहीं पाए उसे, जिनको पकड़ा वो नहीं थे, मान लेते हैं भाई। और ये इनकी सरकार आते ही क्यों पलटने लगे सब, वो भी बहुत सारे सवाल हैं कोर्ट के, लेकिन वो कोर्ट के और बाकी चीजों के सवाल हैं। यहां मेरा सवाल ये है कि दुनिया में कोई ऐसी सरकार दिखा दीजिए कि किसी के ऊपर आरोप लगा हो, खाली आरोप, मैं ये नहीं कह रहा कि वो साबित हो गया, आरोप लगा हो बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल होने का, और उसको चीफ मिनिस्टर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया हो। ये जो नैरेटिव हैं, इनमें हम ये सारे सवाल भूल जाते हैं। मीडिया पूछने को तैयार नहीं है, गोदी मीडिया ये सवाल पूछने को तैयार नहीं कि क्या ऐसा कोई दुनिया का देश है जिसके अंदर जो जिन लोगों के ऊपर सीधा आरोप लगा बॉम्ब ब्लास्ट का, वो संसद तक पहुंचे या चीफ मिनिस्टर बना दिए जाए। बहरहाल इस सवाल को छोड़ते हैं, आपने जो सवाल पूछा है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये हर एक से सवाल पूछते रहे हैं आज तक। बताइए आप कहां थे जब कश्मीरी पंडित, बताइए आप कहां थे जब गांधी कहां थे जब फांसी दी जा रही थी, बताइए गांधी कहां थे और कौन लोग थे जब देश में वो मुसलमानों के लिए वो करते फिर रहे थे, बचाते फिर रहे थे सन 47 में। ये सारे सवाल, नेहरू को क्यों बना दिया, पटेल को क्यों नहीं बनाया, तरह तरह के ये सवाल करते रहे। कुछ सवाल इनसे भी तो किए जाने चाहिए। बताइए आप कहां थे जब फांसी लग रही थी भगत सिंह को, आप भगत सिंह के खिलाफ वो दे रहे थे, बयान दे रहे थे। बताइए आप कहां थे जब आपका, जिसे प्राइम मिनिस्टर आपने बनाया, वो गवाही दे रहा था देशभक्तों के खिलाफ, और 2 लोगों को उसके गांव के काला पानी भेज दिया गया। और मैं ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बता रहा हूं। बताइए आप कहां थे, एक एजिटेशन बता दीजिए जो कश्मीरी पंडितों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमारे जैसे लोग सड़क पे थे उनके लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए। वो सेक्युलर हिंदुस्तान कश्मीरी पंडितों के लिए उस वक्त सड़क पे था जब ये घर बैठे हुए। इन्होंने बाद में वोट भुनाने के लिए शुरू किया सारा। तो ये वो लोग हैं जो झूठे नैरेटिव तैयार करते हैं, जो गांधी जिसकी इज्जत दुनिया भर में की जा सकती है, और आइंस्टाइन जैसा आदमी ये कहे उस शख्स के लिए कि आने वाली नस्लें ताज्जुब करेंगी इस बात पर कि एक हाड़ मांस का कोई ऐसा शख्स भी इस धरती पर पैदा हुआ था, इस धरती पर घूमा था।
उसके बारे में आप ऐसा कह रहे हैं। और नाथूराम गॉडसे जिसने गोली चलाई, उसको महात्मा कह रहे हैं। ये है इनका हिंदुत्व, जो सावरकर ने डिफाइन किया, जो मुंजे ने डिफाइन किया, जो गोलवालकर ने अपनी किताब में लिखा। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों के साथ खड़े रहे। नहीं भूलना चाहिए कि इनकी किताब में लिखा हुआ कि हमें अंग्रेजों से लड़ने में अपनी शक्ति बर्बाद नहीं करनी चाहिए, हमें बचा के रखनी चाहिए, क्योंकि आजादी के बाद हमको उसे इस्तेमाल करना होगा मुसलमानों के खिलाफ। अब ये इस प्रवृत्ति के, इस मानसिकता के लोग हैं, तो वो जाहिर है इस देश की सौंधी मिट्टी में सिर्फ जहर घोल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। यानी कि आप मानते हैं कि जो बीजेपी का जो उदय हुआ है 2014 के बाद से, खासकर जो है कि हालांकि 2000 में भी जब जो है 1999 में जब वाजपेयी साहब की सरकार थी 2004 तक, तो उस टाइम में इतनी प्रवृत्ति नहीं थी, लेकिन अचानक ये बढ़ी है। तो क्या आपको ऐसा कैसे हो रहा है कि अचानक ये एकदम से ये बढ़ गया मामला पूरा का पूरा? और गोडसे को बिल्कुल देखिए, उसके मंदिर खुलने लगे हैं, उसकी पूजा होने लगी है, उसके नाम पे यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में जो लाइब्रेरी तक खोल दी गई है उसके। तो ये जो लगातार हम देख रहे हैं 2019 के बाद ज्यादा ये प्रवृत्ति दिखाई दे रही, तो क्या बीजेपी का जो उभार है उसके साथ ही माना जाए कि ये गोडसे की जो ये को सम्मान करने की प्रवृत्ति पैदा हो गई है? ये एक दिन में, एक साथ, एकदम से ऐसा नहीं हुआ है। अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं, इतिहास में जाने की कोशिश करें, तो आरएसएस 90 साल से ये जहर घोलने के अलग अलग तरीके अपनाती रही है। उससे पहले भी, आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी। पहले जनसंघ और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का उदय। ये बिल्कुल एक दिन में नहीं हुआ है। समझने की बात यह है कि फासीवादी ताकतें एक एक कदम करके आगे बढ़ाती हैं। किसी भी समाज के अंदर, जो लोकतांत्रिक समाज होता है, उसमें फासीवादी ताकतें हाशिए पर होती हैं। ये हाशिए पर ताकतें कमजोर होती हैं, जो हमें कमजोर मालूम है कि बहुत कमजोर थी। 2 भी एमपी चुन के नहीं आ पाए थे। जब पहला इलेक्शन हुआ तो इनको जनता ने पूरी तरह से नकार दिया था, खत्म ही कर दिया था ऑलमोस्ट इनको। तो धीरे धीरे ये लगातार अपना काम करते रहे, दीमक की तरह से हमारे लोकतंत्र को चाटते रहे। इनकी शुरुआत में ही सबसे बड़ी गलती क्या थी? नाथूराम गॉडसे को इन लोगों ने मिलकर के तैयार किया, आखिर में उसको बलि का बकरा भी बना दिया, क्योंकि बाकी ने कह दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी। गोली मारने के बाद इस देश में और दुनिया भर में जो सख्ता पैदा हुआ, उससे गुस्से में बदला वो, और गुस्से में इस तरह से बदला कि इनके सारे जो जहां जहां शाखाएं लगती थी, उनके ऊपर जनता ने दौड़ा दौड़ा के इनको पीटा। ये जो मिठाई बांट रहे थे गांधी के मरने के बाद, उसकी इनको वो सजा दी जनता ने कि ये 50-60 साल तक सिर्फ छुप करके काम करते थे। एनडीए 1 से शुरुआत होती है इनके मेजर उदय की। उससे पहले अगर हम जाएं देखें तो अडवाणी की रथ यात्रा है, लेकिन तब तक ये छुपे हुए हैं। आरएसएस छुपी हुई है, आरएसएस खुल के कहीं सामने नहीं आ रही। जब एनडीए 1 आता है तो ये पूरी तरह से घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है वो बहुत मजबूत ढांचा था। अभी भी वो लड़ रहा है, उस वक्त वो कहीं ज्यादा मजबूत था। इनकी हिम्मत नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक ढांचा मजबूत है, लेकिन मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि जिस तरह की, देखिए आप जो है कि महात्मा गांधी का अपमान किया जा रहा हो, क्या आप शब्द नहीं कहेंगे? अगर आपने सुना होगा धर्म संसद हरिद्वार में जिस तरह से कहा गया, वहां पे जो है कि पूरी तरह से शस्त्र उठाने की बात कही, मुसलमानों के खिलाफ बात कही, उसी में ये जिम्मेदार मानते हुए महात्मा गांधी को तमाम अपशब्द कहे गए उनको। और यहाँ अभी देखिए जो है कि आपके छत्तीसगढ़ में जिस तरह से जो भाषा उसमें कालीचरण ने इस्तेमाल करी है उनके लिए जो है,
तो ये सब होते हुए भी मुझे लगता है कहीं देश में उस तरह का अभी भी जो है एक रिएक्शन नहीं है, एक जो जिस तरह से आलोचना होनी चाहिए थी, एक तो जो शीर्षस्थ नेतृत्व है इस देश का वो चुप्पी साधे हुए है। वहीं मुझे लगता है आम जनता के बीच में भी जो है एक महात्मा गांधी को लेकर इस तरह की बातें हो रही हैं, इस तरह की अपशब्द कहे जा रहे हैं, लेकिन उस तरह की कोई भी प्रतिक्रिया लोगों के बीच में भी नहीं दिखाई दे रही है। तो आपको नहीं लगता कि जनमानस को भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर दिया है ये दक्षिणपंथी जो विचारधारा है हिंदुत्व हिंदुत्व की उसने? देखिए, जो जो संसद, धर्म संसद या अधर्म संसद बहुत सारे लोग उसे कह रहे हैं, जो मुझे लगता है कि सही शब्द वही है, वो गुंडों की संसद थी। ये तो बड़ा साफ है। और कोई भी फांसीवादी ताकत जो है वो देश के सबसे निचले और सबसे घिनौने तबके को इकट्ठा करती है, वो गुंडों को इकट्ठा करती है और गुंडों को वो किसी ना किसी तरह से इज्जतदार बना देती है समाज के अंदर, जो इन्होंने किया है खासतौर से पिछले 7 सालों में। 7 सालों में इन गुंडों को इकट्ठा किया है, इनको शय दी है, इनको आगे बढ़ाया है और इनको ये समझा दिया है कि अगर तुम इस तरह की हरकतें करोगे तो तुम्हें पद मिलेंगे, तुम्हें तुम्हारे ऊपर फूल बरसाए जाएंगे, तुम्हें तिरंगे का अपमान करने का की पूरी छूट दी जाएगी। ये बड़ी साफ बातें हैं। लेकिन फिर मैं वही वही बात कह रहा हूं आपके सवाल के जवाब में कि लोकतांत्रिक ढांचा आज भी टकरा रहा है, उसको बहुत कमजोर कर दिया है। इस बीच में हमारे मीडिया के 90% जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, वहां मीडिया चैनल्स उनका गला घोट दिया है। वो वही बात कहते हैं जो पीएमओ से उनसे कही जाती है कहने को। दूसरी तरफ हमारी जो 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 पूरी जुडिशरी है उसकी कमर तोड़ने की कोशिश की गई है। हमारी जो पुलिस फोर्स है उसमें जहर घोलने की कोशिश की गई है। ये जो सारे तंत्र हैं उनको कमजोर किया है, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है और इसमें कोई ये कह नहीं सकता कि कमजोर नहीं हुए हैं इन 7 सालों में। लेकिन सबसे बड़ा काम जो इन्होंने किया है वो पॉलिटिकल कल्चर को बदलाव लेकर के आए। और इसलिए और पार्टीज की तरफ से जो संगठित होती है पार्टी, आम शहरी ये चाहता है कि वो उसकी बात उठाएगी। आम शहरी ये चाहता है कि मीडिया उसकी बात उठाएगा। आम शहरी ये चाहता है कि जुडिशरी उसकी बात, उसके दिल की बात उठाएगी। वो सड़क पे हर चीज के लिए नहीं निकलता है। जो चिंताजनक बात है वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से उतना तीव्र जो रिएक्शन आना चाहिए था, उन्हें जो सड़कों पे लोग उतारने थे वो नहीं उतारे। परेशानी ये नहीं है कि आम आदमी अपनी रोजी रोटी कमाना चाहता है और पॉलिटिकल पार्टीज को ठेका देता है, वोट देता है इसी के लिए या उसका मेंबर बनता है इसी के कि भाई आप लीड करेंगे। इन्होंने डरा दिया है पूरे मुल्क को कि अगर हिंदुत्व के खिलाफ बात करोगे तो वो हिंदुइज्म के खिलाफ बात होगी और हिंदुइज्म के खिलाफ बात करोगी तो वोट की राजनीति तुम्हारी खतरे में पड़ जाएगी। ये है पूरा का पूरा। और जो ड्रामा है तो गौहर साहब क्या माने कि यही कारण है कि छत्तीसगढ़ राज्य में जहां की कांग्रेस की सरकार है वहां जो है इस तरह के धर्म संसद होने की इजाजत दे दी गई, जबकि इसके पहले हरिद्वार में ये नजारा देख लिया गया था कि किस तरह के भाषण हो रहे, किस तरह गांधी जी को अपमानित किया जा रहा है। उसके बाद भी जो है छत्तीसगढ़ में इस धर्म संसद होने की इजाजत दी गई। तो क्या जो बात आप कह रहे हैं वही है क्या कि कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व का जो नैरेटिव बना दिया गया है उससे डर गई हैं जो है विपक्षी दल भी या दूसरी पार्टियां भी? दबी आवाजों में हिंदुइज्म और हिंदुत्व का जो फर्क है वो समझाने की कोशिश कुछ लीडर तो कर ही रहे हैं और मैं समझता हूं कि इसको बड़ी खूबी के साथ राहुल गांधी ने जरूर किया है। और पहली बार हिंदुस्तान में महात्मा गांधी के मर्डर के बाद, उनके कत्ल के बाद इस बात को कोई बड़ा नेता देश का सामने लेकर के आया, बड़ी पार्टी का बड़ा नेता, लेफ्ट वाले तो कहते ही रहे हैं लेकिन बड़ी पार्टी का बड़ा नेता इस बात को सामने लेके आया है कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म में क्या फर्क है और क्या समझना चाहिए। आप जो सवाल कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए है कि धर्म संसद में न सिर्फ गांधी के बारे में जो कुछ कहा गया वो निंदनीय था, बल्कि धर्म संसद में तो पिछले प्रधानमंत्री को गोली मारने की बात की गई सीधे।
जी जी जी। इस देश को बोस्निया और सीरिया बनाने की बात की गई, इस देश को म्यांमार बनाने की बात की गई, और तब भी सरकार और तंत्र खामोश बैठा हुआ है। और सिर्फ खामोशी नहीं बैठा हुआ है, बचा रहा है। सबसे सॉफ्ट टारगेट जो अभी कन्वर्ट हुए थे, उनके खिलाफ एफआईआर सबसे पहले की गई। चलिए इतना तो हुआ इसमें कि भाई कम से कम अब कन्वर्ट होते हुए कोई बहुत घबराएगा, परेशान होगा कि अगर तुम ऐसा करोगे और उनकी तरह से बोलना शुरू कर दोगे तो शायद तुम ही पहले बकरा बनोगे, तो अच्छा हुआ वो तो। लेकिन ये कि इन लोगों को सबको बचाने की कोशिश की जा रही है, इसके खिलाफ जनता के अंदर गुस्सा है। अगर आप सोशल मीडिया में देखें, अगर आप दूसरे महंतों के बयान देखें, अगर आप साइंटिफिक कम्युनिटी के बयान देखें, अगर आप हिस्टोरियंस और बाकी लोगों के बयान देखें, आईएएस ऑफिसर्स के बयान देखें, मिलिट्री के लोगों के बयान देखें, तो जनता के अंदर गुस्सा तो बहुत है। सवाल यह है कि क्या उसको हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे लीडर्स आर्टिकुलेट करेंगे या नहीं? क्या उनमें ये हिम्मत है कि वो खड़े होकर के कहें कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे? संसद के अंदर हो, संसद के बाहर हो, कोई इंडिविजुअली कर रहा है। अगर कोई पागल आदमी कहीं एक जगह के ऊपर ऐसा बयान दे दे, हो सकता है दे दे, पागलों की कोई कमी नहीं होती, किसी भी देश में नहीं होती, तो इग्नोर भी किया जा सकता है। लेकिन यहां सरकार के संरक्षण में इस तरह की बातें कही जा रही हैं। इसमें अंग्रेजी में जिस जिस शब्द को इस्तेमाल करते हैं, इम्प्यूनिटी, मतलब आपको कोई खतरा ही महसूस नहीं होता, आपको कोई लज्जा ही महसूस नहीं होती, आपको ये शर्म ही नहीं आती कि आप क्या चीज मुंह से निकाल रहे हैं। ये जो इम्प्यूनिटी है वो पिछले 7 साल में आई है, ये वाजपेयी सरकार में भी नहीं थी। तो गौहर साहब, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जब हमारी जो बातचीत हो रही थी कि ये आखिर फिर जो ये इस तरह की टेंडेंसी जो पैदा हो गई है पूरी तरीके से, तो क्या ये लगातार जो है इस तरह से ये अब चलती रहेगी? इस पे कोई भी कंट्रोल नहीं होगा क्या? और धीरे धीरे जो है कि इस तरह की धर्म संसद, क्योंकि अभी अभी और धर्म संसद होने जा रही है। आप देखिए कि मार्च अप्रैल में उनका प्लान है मथुरा में करने का, इस तरह का। तो क्या इसी तरह का, जो अगर सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो, हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने तो एक्शन लिया, कालीचरण को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन केंद्र सरकार जो है मौन साधे हुए इसमें। तो क्या लगता है आपको, क्या इस तरह की टेंडेंसीज और बढ़ती जाएंगी और हम ये जो फ्रिंज जो एलिमेंट्स हैं, जो लगातार इस तरह की, उनकी हिम्मत लगातार बढ़ती चली जाएगी? ये फ्रिंज एलिमेंट थे, अब ये फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, अब ये सेंटर स्टेज में है। और इनको फ्रिंज एलिमेंट कहना गलत होगा, क्योंकि सरकार के संरक्षण में अगर बहुत छोटा ग्रुप होता है, और मैं समझता हूं कि ये बहुत छोटा ग्रुप है, ये गेरुए कपड़े पहन के जो नाटक कर रहे हैं उसमें चीफ मिनिस्टर भी बन गए गेरुए कपड़े पहन करके। लेकिन ये कि वो नाटक जो है सबके सामने है, और ये उस साजिश का हिस्सा है जिसकी दागबेल जब शुरुआत हुई है दोनों की, आरएसएस की भी और हिंदू महासभा की, ये दागबेल वहां है, बीज वहां पड़े हुए। और अब क्योंकि सरकार में है आरएसएस वाले, इसलिए अब इनके ऊपर एक्शन तो नहीं होगा। और अगर कोर्ट भी, पुराना केस चल रहा है, तो वहां पर वो सबके बयान बदल जाएंगे, वो सब कुछ होगा। देखिए, हमने इमरजेंसी का दौर देखा, हमारी जनरेशन ने इमरजेंसी का दौर देखा है। नहीं तो क्या इमरजेंसी के क्या दौर आपको क्या में आपको गौहर साहब, क्या आपको लगता है कि एक्शन इसलिए नहीं हो रहा है कि ये सारे लोग भी जो वही हैं कि आरएसएस या जो आपके क्या नाम, विश्व हिंदू परिषद कह लीजिए, या जो है कि दूसरे और जो संगठन है उनको बिलोंग करते हैं, ये भी जो जो साधु लोग हैं, और जो है इस समय केंद्र में जो सरकार है उसके भी ज्यादातर जो पदाधिकारी हैं वो सब जो है कि आरएसएस के ही हैं। तो क्या ये भी एक कारण है कि इसकी वजह से, और जो आरएसएस की आइडियोलॉजी भी जो है वो हमेशा से जो है मुसलमानों के विरोध की रही है, और इसीलिए शायद गांधी जी को भी जो है, अगर अपशब्द कहे जा रहे हैं तो वो इसको स्वीकार कर ले रहे हैं? नहीं, वो गांधी जी को अपशब्द तो कहते ही रहे हैं। पूरे पूरे पीरियड में, 90 साल में वो गांधी जी के लिए अपशब्द इस्तेमाल करते रहे हैं, और ये जनता के बीच में जा जा के कहते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आज शुरू कर दिया हो।
बात यह है कि आज मीडिया उसको उठाने के लिए तैयार है, उनका भोंपू बना हुआ है, वो सारे देश में फैलाने के लिए तैयार है। जो बात असल में समझने की है, जनता के समझने की है, वो ये है कि वो अपना एजेंडा पूरा कर, वो अपनी साजिश जो थी लोकतंत्र के खिलाफ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के खिलाफ, वो अपना एजेंडा पूरा कर रहे हैं। लेकिन जनता जब गुस्से में होती है तो शाहीन बाग में मूवमेंट होता है, किसानों का मूवमेंट होता है, जहां पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ के पीछे जनता आगे बढ़ जाती है। मेरा मानना यह है कि यूपी इलेक्शन में इनके पास खबर मौजूद होगी। जब हमें दिखाई दे रहा है तो बाकी अपने इनके तो बहुत सारे तरीके हैं पता करने के बातों को, यूपी इलेक्शन में इन्हें साफ दिखाई दे रहा है कि ये हार रहे हैं और बुरी तरह से हार रहे हैं। इनके खिलाफ एक वेव। तो पहले जो झगड़ा था वो निपटाया गया मोदी साहब और योगी साहब के बीच का। वो एक फोटो नहीं लगाना चाहते थे इनकी, वो झगड़े को निपटाया गया, पर उससे काम नहीं चला। फिर इन्होंने 3 काले कानून वापस किए उस दबाव में, लगता है उससे भी काम नहीं चला। फिर इन्होंने जो आसपास जगह थी वहां पर राइट्स करवाना, त्रिपुरा में इधर उधर, वो सब कुछ किया, उससे भी काम नहीं चला। मेरा ख्याल यह है कि ये सहमे हुए हैं और इसलिए जहर घोलने की जो प्रवृत्ति है वो फिर से उभर के आ रही। कोई और चीज काम नहीं कर रही, कुछ बताने के लिए है नहीं। आप बात कर रहे हैं कोरोना की, उस वक्त आपने इस मुल्क का ऑक्सीजन ना देके गला घोट दिया, उसकी सांसें रोक दी। और अगर किसी ने कहा ये कि भाई ऑक्सीजन की कमी है तो उसके ऊपर एफआईआर कर दी। आपने सिर्फ इंडिविजुअल्स के ऊपर एफआईआर नहीं की, अच्छा बल्कि गौहर साहब, अगर हम हॉस्पिटल पे कर दी। जी गौहर साहब, अगर हम फिर से ये बात तो जी हुआ है, ये सब हो रहा है, हम देख भी रहे हैं, लेकिन गौहर अब साहब क्या बचा? अगर जी आखिरी बात बची ना इनके पास कि गांधी को गालियां देना शुरू करो, बोस्निया बनाने की कोशिश करो, म्यांमार बनाने की कोशिश करो, तो उसके लिए हुश कर दिए गए गुंडे। नहीं अब तो वो हर जगह बिलबिलाते फिर रहे। नहीं तो क्या आपको लगता है कि देखिए देखिए, हाँ मैं एक बात और कह दूं कि देखिए, पहली संसद इन्होंने यूपी में नहीं की है, दूसरी संसद भी यूपी में नहीं की है, अब ये यूपी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो पूरी तरह से माहौल चारों तरफ बनाने के बाद ये अंदर अब यूपी के घुस रहे हैं। मकसद इनका यह है कि इतना जहर घोलो कि शायद यूपी की जनता फिर से पोलराइज हो जाए, जो यूपी की जनता पोलराइज होने को तैयार नहीं है। आखिरी हरबा बचेगा इनके पास, मेरे ख्याल में ये वो टाल देंगे, इलेक्शंस टाल देंगे। लेकिन धर्मचंद, आपको लगता है कि जनमानस इतना कमजोर है या इतना प्रभावित हो चुका है कि वो गांधी की तुलना में गोडसे को अपना मतलब एक देशभक्त मानेगा और उसको एक मानेगा, महात्मा मानने लगेगा? इस देश का जनमानस आज भी गांधी को पूजता है। दोनों तरह की प्रवृत्तियां हैं मौजूद इस देश के अंदर हमेशा से, जब से गांधी का कत्ल किया गया है तब से मौजूद हैं। एक तरह की गॉडसे वाली प्रवृत्ति को इस वक्त संरक्षण हासिल है, उसका बचाव किया जा रहा है, उसको इम्प्यूनिटी है, वो जो चाहे करे, वो बिल्कुल सांड की तरह से घूमता फिर सकता है हर जगह बिना निथे, सांड की तरह से, और उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, कम से कम सरकार तो कुछ नहीं कहेगी। इससे ऐसा लगने लगता है, मीडिया जो जहर घोल ही रहा है, ऐसा लगने लगता है कि वो ताकतवर हो गए और पूरा देश जो है वो बदल गया है। देश नहीं बदला है, वो देश को बदलने में कामयाब भी नहीं होंगे। इस देश की 4000 साल की हिस्ट्री है, हम एक सभ्यता हैं। इस सभ्यता को खत्म करना कोई आसान काम नहीं। इस सभ्यता को बनाने वाले सैकड़ों चश्मे हैं, सोते हैं जो लगातार आते रहे हैं, धाराएं हैं जो लगातार इस सभ्यता को बनाती रही, वो इतनी कमजोर नहीं है। हो सकता है कि लोकतांत्रिक ढांचा कमजोर हो जाए, सभ्यता कमजोर नहीं होगी, ये सभ्यता जवाब देगी। मैं ये मानता हूं, अभी मैं एक महंत का वीडियो देख रहा था काशी विश्वनाथ टेम्पल के ऊपर, वो कह रहे हैं, वो आम मानस में से हैं, वो जानते हैं कि इस देश में
हम सदियों से वसुधैव कुटुंबकम के ऊपर चलते आए हैं। आज वो वसुधैव कुटुंबकम खत्म हो जाएगा इनके करने की वजह से? मैं नहीं समझता कि होगा। हाँ, बहुत डार्क पीरियड है, अंधेरा बहुत गहरा है, और इसलिए गहरा है कि एक बार फैशिस्ट फोर्सेस आ जाती हैं तो उनको हटाना मुश्किल होता है, उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। पर मैं समझता हूं इस देश का जनमानस वो कीमत चुकाएगा। तो ये थे गौहर रजा साहब। गौहर रजा साहब का मानना है कि जनमानस इतना कमजोर भी नहीं है, और जनमानस महात्मा गांधी को बहुत सम्मान करता है, उनको पूजता है। इसलिए वो कभी भी जो है महात्मा गांधी के समकक्ष जो है गोडसे को नहीं रख सकता वो कभी भी। उनका ये भी मानना है कि जो लोकतांत्रिक परंपरा है हमारे देश में वो बहुत मजबूत हैं, और लगातार इस तरह की जो टेंडेंसीज हैं उनका वो विरोध करती रही हैं और वो विरोध करती रहेंगी। और जो भले ही जो है इसका संरक्षण भले ही कितना जो है कि जो सरकार का मिला रहे इस तरह के तत्वों का, लेकिन अंत में जो है कि विजय जो है वो जनता की ही होगी, जनमानस की होगी। और हमारी लोकतांत्रिक जो प्रवृत्ति है, हमारी जो लोकतांत्रिक जो परंपराएं हैं, और जो हमारा हमेशा जो जनता ने दिखाया है, वो इस तरह की नकारात्मक जो प्रवृत्तियां हैं वो उनको जो है वो पूरी तरह से नकार देगी। तो इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।